तो आगे बढ़ेंगे। वंदे भारत ट्रेन कुछ घंटों में हिमाचल से दिल्ली तक का सफर तय कराई। दिल्ली में जैसे ही यह ट्रेन यात्रियों को लेकर पहुंची, यात्रियों के स्वागत किए गए और साथ ही वहीं हिंदी खबर से बातचीत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चौथी वंदे भारत देश को मिल चुकी है। ये गौरव का पल है। मोदी जी ने अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और वंदे भारत जो कि देखिए नई दिल्ली पहुंच चुकी है, उनका शुभारंभ देखिए आज खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखिए स्वागत सत्कार किया जा रहा है रेल मंत्री अश्विनी। सर कैसा लग रहा है, आज चौथी वंदे भारत आई है? बहुत अच्छे, एक मिनट सर, चौथी वंदे भारत की सौगात मिली है, कैसा लग रहा है? कोई बात, साइड में तो जगह तो दो यार, आराम से चलो यार। सफर भी काफी सर समय की बचत होगी। देखिए यहाँ पर स्वागत सत्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का किया जा रहा है, देख सकते हैं तस्वीरों में। और चौथी वंदे भारत जो है दिल्ली पहुंच चुकी है और आज यात्रियों का भी यहाँ स्वागत किया गया। तमाम और दुष्यंत गौतम यहाँ मौजूद है, हंसराज हंस मौजूद है और तमाम बीजेपी के नेता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत गौतम जी माला पहनाकर रेल मंत्री जी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि देखिए चौथी वंदे भारत जो है दिल्ली पहुंची है, जिसका शुभारंभ आज किया गया है। उसकी खुशी साफ तौर पर दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है। दीपक के साथ आंचल यादव, दिल्ली खबर नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन से हिंदी खबर ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुनगोड़े उपचुनाव हैं और यहां बहुत ही कम समय में 25,000 वोटरों को अवैध तरीके से जोड़ा गया है। इसलिए चुनाव में हार की संभावना टीआरएस को है, इसलिए अवैध तरीके से वोटर्स को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन जी। सर, आज आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या कुछ मुद्दे रखे हैं बाई इलेक्शन को लेकर, क्या समस्या? नहीं, हमने तेलंगाना में जो मुनगोड़ उपचुनाव है वहाँ लगभग 25,000 वोट अवैध तरीके से जोड़ा गया है, बहुत ही कम समय में। नॉर्मली एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव तक लगभग 2,000 वोट एक साल में जुड़ता है, यहाँ 25,000 वोट जोड़ा गया है। तो इसलिए इसमें जो चुनाव में हार की संभावना, वो संभावना टीआरएस को लगता है, इसलिए कहीं से अवैध तरीके से वोटर्स को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। उसको रोकने के लिए, निरस्त करने के लिए हमने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट किया। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को। दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग से मिले हैं। वहीं संबल सांसद के बयान पर कहा कि देश के बेटे बेटी दोनों में समानता है और भारत का संविधान लिंग जाति के भेद को नहीं मानता है और बीजेपी देश की किसी भी बेटी के साथ गलत नहीं होने देगी। बातचीत कर ले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों ने चुनाव आयोग में मुलाकात की है, किन मुद्दों को रखा है? उड़ीसा, तेलंगाना के कौन से ऐसे इशू है जो आपने रखा? ऐसा है कि उड़ीसा और तेलंगाना के अंदर हमने बाई इलेक्शन चल रहा है। तेलंगाना के बाई इलेक्शन में टीआरएस ने लगभग 24,781 एप्लीकेशन नकली वोट बनाने की दी, जिसके कारण वहाँ का इलेक्टोरल प्रभावित हो रहा है। ये 40,000 की जनसंख्या कहाँ से आ गई, कौन ले आया, ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। और आज हमने उसकी शिकायत दी है कि कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो 1-2.5 लाख के क्षेत्र में 40,000 नए लोग आके कैसे ठहर गए, ये जनसंख्या कहाँ से आई है, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और
जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शफीकुर रहमान वर्क ने बोला है कि देखिए हिजाब पहनकर अगर लड़कियां नहीं निकलेगी तो सड़कों पर आवारगी बढ़ेगी। साथ ही ये भी बोला है कि बीजेपी की साजिश है सब। उनकी घटिया सोच है। देश की बेटी बेटा दोनों में समानता है और भारत का संविधान लिंग जाति इसके भेद को नहीं मानता और भारत के संविधान में बेटा और बेटी को समान अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी बेटियों के अधिकारों के लिए वचनबद्ध है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप यहाँ सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी को, जिनका कहना है कि बेटा बेटी एक समान है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी ने हिंदी खबर से बातचीत में हिजाब मामले को लेकर कहा, सभी अनुष्ठान की एक व्यवस्था है और अगर भारत पर कोई मजहबी उन्माद फैलाना चाहता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है जो ऐसा नहीं करने देगा। जब ईरान में हिजाब को बंद करने के लिए आंदोलन चल सकता है तो भारत संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। उन्माद से देश नहीं चलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी। हिजाब को लेकर देखिए एक बार फिर से वाद विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। शफीकुर रहमान ने देखिए जो संभल के सांसद है, उन्होंने कहा है कि देखिए हिजाब पहनकर अगर लड़कियों ने निकलना बंद कर दिया सड़कों पर आवारगी बढ़ेगी और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से बीजेपी को बताया। जिस तरीके से संभल सांसद का बयान आया है कि देखिए लड़कियाँ अगर हिजाब पहनकर नहीं निकलेंगी तो सड़कों पर आवारगी बढ़ जाएगी, उनका कहना। देखिए सारी अनुष्ठान का एक व्यवस्था है। भारत के संविधान के अंतर्गत कई अनुष्ठान है जिनको अपना व्यवस्था चालू करना है। अगर कोई मजहबी उन्माद फैलाना चाहता है इसके लिए कानून अपना व्यवस्था करेगा। भारत में कोई ऐसा मजबूर सरकार नहीं है जो इस सब को आंख बंद कर देगा। भारत में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सरकार है और आज जब ईरान में हिजाब को बंद करने के लिए आंदोलन चलता है, ये ऐसा साइंटिफिक अप्रोच लेकर के इन्होंने ऐसा आपत्तिजनक कारोबार करते हैं, इसको सारा जनता स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान के अनुसार कानून के अनुसार देश चलेगा। उनका मजहबी उन्माद से देश नहीं चलने वाला है। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी माहौल खराब करना। बीजेपी का कोई नहीं है, देश की व्यवस्था के अंतर्गत चलेगा। बीजेपी के इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा देश में सारा अनुष्ठान का अपना अपना व्यवस्था है, अपना अपना यूनिफॉर्म का सिस्टम है, उनको मानना पड़ेगा जो स्कूल में एडमिशन करेगा। दूसरा एक आप लोगों ने मुलाकात की है उड़ीसा में, देखिए बाई इलेक्शन होने वाले, क्या कुछ समस्या है? एक विधायक की विष्णुचरण सेठी मान्य और विष्णुचरण सेठी का अकाल निधन के कारण वो सीट खाली हुआ और इसमें बाई इलेक्शन के लिए तिथि भी घोषित हो गया। इलेक्शन का तिथि घोषित होने के बाद ये राज्य सरकार ने 2 अफसर को ट्रांसफ़र किया और कालाहांडी और कोरापुट से ला करके उधर खड़ा कर दिया। ये धामनगर और तिहिडी का वीडियो को ट्रांसफ़र किया। जैसा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से किसी को ट्रांसफ़र करना परमिसिबल नहीं है, लेकिन उस चुनाव क्षेत्र से भी ट्रांसफ़र कर दिया। ये अल्टीरियर मोटिव से, मालाफाइड इंटेंशन से इसको किया गया। राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए और 700 किलोमीटर दूरी से इनको ला करके अनुग्रहित किया ताकि वो चुनाव में इनका पक्ष में, रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम कर सके। ये गलत है, गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। अब माननीय निर्वाचन आयोग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट घोषित हुआ है इसका खिलाफ है, इसका विरुद्धाचरण करता है। इसलिए हम इसको विरोध करते हैं, सारा उड़ीसा की जनता इसको विरोध करते हैं। ऐसा ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म का दुष्प्रयोग अपना निहित स्वार्थ के लिए करने वाले बीजेडी सरकार को हम माफ नहीं करेंगे। माननीय निर्वाचन आयोग को हमने इस ट्रांसफर को रद्द करने के लिए निवेदन किया। पार्टी की तरफ से कल भी दिया गया था, आज हमारे तरफ से दिया। धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी को। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच में जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, मगर जस्टिस धूलिया ने इसे पसंद का मामला बताया। 10 दिन की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। देखिए रिपोर्ट। डिवीजन बेंच में अलग अलग फैसला आने के बाद अब भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित फैसला करेंगे कि हिजाब बैन सही है या गलत। मामला अब डिवीजन की जगह बड़े बेंच में सुना जाएगा। कि मेरे दिमाग से सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। मेरे समझ में यह चयन का मामला है, न तो इससे ज्यादा कुछ और न इससे कम। मेरा नजरिया अलग है।
और मैं इन याचिकाओं को मंजूरी देता हूं। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों से 11 सवाल पूछे। इसके बाद उन्होंने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हमारे विचारों में भिन्नता है। इसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जा रहा है ताकि वो सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन करें। याचिकाकर्ता की दलील थी कि छात्राएं भारत की नागरिक भी हैं। ऐसे में ड्रेस कोड का नियम लागू करना उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है। 23 याचिकाओं में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसका कहना था कि धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बगैर हिजाब को बैन कर दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के क्लास में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसी को चुनौती देते हुए कुछ छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। विवाद उडुपी से शुरू हुआ, जहां सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया। मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया। इसके बाद यह विवाद कई शहरों में फैल गया। मुस्लिम लड़कियों के विरोध में हिंदू लड़के भगवा शॉल पहनकर क्लास आने लगे। कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में टॉप 10 में दिल्ली के 5 स्कूल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए अपनी सरकार की शिक्षा टीम को बधाई दी है। हालांकि बीजेपी ने इस रैंकिंग को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह कोई औपचारिक रैंकिंग नहीं है, बस कुछ टीचर्स और अभिभावक मिलकर रैंकिंग तैयार कर लेते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये 5 स्कूल शीला दीक्षित ने बनवाए हैं। मौजूदा सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के 2 सरकारी स्कूल देश में राज्य सरकारों के विद्यालयों की रैंकिंग में टॉप पर रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे मेरी शिक्षा की टीम पर गर्व है। दिल्ली सरकार विद्यालयों ने भारत में राज्य सरकारों के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। EW शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक पोर्टल है जो हर साल विद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है। केजरीवाल ने बताया कि टॉप 10 में दिल्ली के 5 स्कूल हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की शिक्षा टीम को बधाई देते हुए इसे एक शानदार उपलब्धि बताया। एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जो रैंकिंग देश के स्कूलों की जारी होती है, उसमें सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। यानी कि देश के टॉप स्कूलों की रैंकिंग में सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के हैं। ये हमारे लिए, केजरीवाल जी के लिए, हमारी टीम एजुकेशन के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हमारी उपलब्धि नहीं है, मैं मानता हूँ ये दिल्ली के पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, 1000 से ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे करीब 50 से 60 हज़ार जो टीचर्स काम कर रहे हैं दिन रात, उनकी, बच्चों की, पेरेंट्स की, सबकी उपलब्धि है, सबकी मेहनत का नतीजा है। बीजेपी का कहना है कि इस रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, ये अध्यापक और अभिभावक मिलकर देते हैं, जिन्हें अपने पक्ष में करना कोई भारी बात नहीं। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली के ज्यादातर स्कूल बदहाल हैं। उनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, शिक्षकों की भारी कमी है। दिल्ली सरकार के 1200 में से 800 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में छात्र डॉक्टर, इंजीनियर कहां से बनेंगे? मौल्याबंद के स्कूलों में चलिए, जहां पर एक दिन एक क्लास की पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ इसलिए कि वहां क्लासरूम नहीं है, वहां टीचर नहीं है। एक क्लास की 9th और 11th क्लास की एक दिन छोड़ के क्लास में लगती है। मैं अरविंद केजरीवाल को दावत देना चाहता हूं, आप चलिए, जो बच्चे वहां बदरपुर इलाके में खुले में पढ़ रहे हैं, जहां उनको छत भी नसीब नहीं हो रही है, आप चलिए महरौली के उन स्कूलों में जहां पर बिल्डिंग नहीं बनी है, जहां टीचर नहीं है, जहां प्रिंसिपल नहीं है, जहां वाइस प्रिंसिपल नहीं है, आप चलिए। इस तरह की झूठी बातें और इस तरह से प्रचार के माध्यम से सिर्फ झूठी बातें करना, ये दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे बात करके
दिल्ली के लोगों का हनन कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, गलत सूचनाएं देकर। ये बहुत गलत है, इससे शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इन टॉप रैंकिंग 5 स्कूलों के अलावा जितने भी दिल्ली के स्कूल हैं, सभी शीला दीक्षित के वक्त के बने हुए हैं। इनमें से एक का भी इजाफा नहीं हुआ, उन्हीं का केवल रंग रोगन हुआ है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल भी केजरीवाल की सरकार ने 8 सालों में नहीं बनाया है। 5 के 5 स्कूल जहां पर भी हैं, जो भी उनकी शिक्षा की जो स्थिति है और वो जो भी उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो कांग्रेस सरकार द्वारा देन है, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए थे स्कूल। शीला दीक्षित जी ने अपने समय में बनाया गया था। सच्चाई तो ये है कि शीला दीक्षित जी का जो शिक्षा की नीति थी और शिक्षा का जो हमारे यहाँ बढ़ोतरी थी, वो दिल्ली में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उसकी सराहना होती थी, उसकी तारीफ होती थी और नंबर 1 कहलाया जाता था। आज केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर इसको चुनावी स्टंट बनाने की कोशिश ना करें। कम से कम अगर थोड़ी शर्म लिहाज हो तो दूसरे के काम को अपना कहने की बजाय उनकी तारीफ में भी चंद शब्द कह दें कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार के समय में ये स्कूल बने थे और उनका रखरखाव हमने किया है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर काम करती है। दिल्ली के स्कूलों का टॉप पर आना निश्चित रूप से बड़ी बात है। दिल्ली के स्कूल नंबर 1 पर आते हुए दिखाई दिए हैं। यूं ही नहीं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था देश के साथ साथ पूरे विश्व में प्रख्यात है, क्योंकि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली में शिक्षा को एक नई क्रांति मिली है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, क्या देश में और विदेश में दिल्ली के स्कूलों को लेकर और क्या कुछ चर्चाएं होती हैं और किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अक्टूबर को भोपाल और ग्वालियर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की। सीएम शिवराज के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को अमित शाह के दौरे को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की समीक्षा की। सीएम ने जिले भर के वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किलकारी अभियान में जिले के दूसरे नंबर पर आने की तारीफ की, तो वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले एमपीईबी के अधिकारी रंजीत साहू को निलंबित करने के निर्देश दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी। हिजाब को लेकर देखिए एक बार फिर से वाद विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। शफीकुद्दीन रहमान ने देखिए जो संभल के सांसद है, उन्होंने कहा है कि देखिए हिजाब पहनकर अगर लड़कियों ने निकलना बंद कर दिया, सड़कों पर आवारगी बढ़ेगी और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से बीजेपी को बताया। जिस तरीके से संभल सांसद का बयान आया है कि देखिए लड़कियां अगर हिजाब पहनकर नहीं निकलेंगी तो सड़कों पर आवारगी बढ़ जाएगी, उनका कहना। देखिए सारी अनुष्ठान का एक व्यवस्था है। भारत के संविधान के अंतर्गत कई अनुष्ठान है जिनको अपना व्यवस्था चालू करना है। अगर कोई मजहबी उन्माद फैलाना चाहता है, इसके लिए कानून अपना व्यवस्था करेगा। भारत में कोई ऐसा मजबूर सरकार नहीं है जो इस सबको आंख बंद कर देगा। भारत में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सरकार है और आज जब ईरान में हिजाब को बंद करने के लिए आंदोलन चलता है, ये ऐसा साइंटिफिक अप्रोच लेकर के इन्होंने ऐसा आपत्तिजनक कारोबार करते हैं, इसको सारा जनता स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार देश चलेगा। उनका मजहबी उन्माद से देश नहीं चलने वाला है। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी माहौल खराब करना। बीजेपी का कोई नहीं है, देश की व्यवस्था के अंतर्गत चलेगा। बीजेपी के इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा देश में सारा अनुष्ठान का अपना अपना व्यवस्था है, अपना अपना यूनिफॉर्म का सिस्टम है, उनको मानना पड़ेगा जो स्कूल में एडमिशन करेगा। दूसरा एक आप लोगों ने मुलाकात की है, उड़ीसा में देखिए बाई इलेक्शन होने वाले, क्या कुछ समस्या है? एक विधायक की विष्णुचरण सेठी मान्य और विष्णुचरण सेठी का अकाल निधन के कारण वो सीट खाली हुआ और इसमें बाई इलेक्शन के लिए तिथि भी घोषित हो गया। इलेक्शन का तिथि घोषित होने के बाद
ये राज्य सरकार ने 2 अफसर को ट्रांसफ़र किया और कालाहांडी और कोरापुट से ला करके उधर खड़ा कर दिया। ये धामनगर और तिहिडी का वीडियो को ट्रांसफ़र किया, जैसा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से किसी को ट्रांसफ़र करना परमिसिबल नहीं है, लेकिन उस चुनाव क्षेत्र से भी ट्रांसफ़र कर दिया। ये अल्टीरियर मोटिव से, मालाफाइड इंटेंशन से इसको किया गया, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, और 700 किलोमीटर दूरी से इनको ला करके अनुग्रहित किया ताकि वो चुनाव में इनका पक्ष में, रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम कर सके। ये गलत है, गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। अब माननीय निर्वाचन आयोग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट घोषित हुआ है, इसका खिलाफ है, इसका विरुद्धाचरण करता है, इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। सारा उड़ीसा की जनता इसको विरोध करते हैं। ऐसा ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म का दुष्प्रयोग अपना निहित स्वार्थ के लिए करने वाले बीजेडी सरकार को हम माफ नहीं करेंगे। माननीय निर्वाचन आयोग को हमने इस ट्रांसफर को रद्द करने के लिए निवेदन किया, पार्टी की तरफ से कल भी दिया गया था, आज हमारे तरफ से दिया। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी को। कैमरा दीपक के साथ आचल यादव, हिंदी खबर।